आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल का चौथा भाग। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से चिंतित मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय वह अपने पिता को एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते उसका सम्मान पांडे की नजर में भी बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर कहा, आपके पिता अपने अहंकार में आपका जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सबकी चिंता है। वे दूसरों को घटिया और खुद को श्रेष्ठ मानने वाले भ्रमित व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि आपको उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा किया गया पिता का चरित्र चित्रण मनोज को पसंद नहीं आया। उसने पांडे से कहा, पांडे, तुम अभी नहीं जानते कि ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई, पर उसने मनोज से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक एक घर खटखटाकर घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर में बच्चे नहीं हैं। एक महिला ने कहा कि उनका बच्चा क्लास 10th में है, उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की जरूरत है। गणित और फिजिक्स मनोज के बस की बात नहीं थी। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे 7th क्लास में हैं, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। वह पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता था। कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसे अपनी क्षमताओं पर ही संदेह होने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुद को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं है इतने बड़े सपने देखने का। मैं व्यर्थ ही दीप सर के बराबर अपने आप को मान रहा था। जब मैं 100 रुपए का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो पीएससी में क्या खाक सफल होऊंगा। मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करने लगा। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सुनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था, तब उसे लगा था कि पांडे उसके कष्ट को समझ रहा है। पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया, तो वह समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती। इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद से उसके संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज का बुखार बढ़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन वह बुखार में तपता रहा। अगले दिन दोपहर तक भी जब बुखार नहीं उतरा, तो वह पास के डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर, मेरे पास आपकी फीस देने को पैसा नहीं है। उसे लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के दवा दे देगा, पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके भी इतना कठोर हो सकता है। उसके पास अब अपने गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसीलिए वह घोसीपुरा नैरो गेज रेलवे स्टेशन पहुंचा और बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे याद नहीं रहा कि वह किस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठा रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा, तू अब ग्वालियर चलो जा, पढ़ाई पे ध्यान दे बे। पैसा तो ना है, पंडित कालीचरण के पैसा भी देने हैं। तेओ बाप बहाल हो जाए तो कछु काम बने। जे 500 रुपया मुँह पे धरे हैं, तू रख ले।
माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज, कुछ भी हो जाए तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ियो। हमेशा ऐसे ही दिन न रहेंगे। ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ावेगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया। इस बार मनोज यह संकल्प लेकर ग्वालियर आया कि चाहे कुछ हो जाए, वह जरूर कोई नौकरी ढूंढेगा और पीली कोठी में कमरा लेकर बहुत पढ़ाई करेगा, जिससे अगले 1 साल की तैयारी के बाद ही पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा हुआ था, उसे पांडे एक झटके से खत्म कर देगा, ऐसी उम्मीद उसे नहीं थी। लेकिन पांडे ने उसकी उम्मीद के उलट काम किया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में पीजीवी कॉलेज की गली की ओर चल दिए। एक मकान के सामने दोनों ने दीवार से अपनी साइकिल टिका दी। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, रजनीश त्यागी। मनोज को याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के त्यागी जी हैं। त्यागी जी से केंद्र में वह बहुत प्रभावित हुआ था। त्यागी जी सफेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। जोरदार ठहाका लगाते हुए उन्होंने कहा, आहा, आइए आइए। मनोज को देखकर त्यागी जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे त्यागी जी ने पहचान लिया है। त्यागी जी ने पांडे से कहा, यह तो बड़ा तेजस्वी युवक है। केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। त्यागी जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पर पांडे ने त्यागी जी से कहा, इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए। इनके पिता इनसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। वे दुनिया को बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वियों के परिवार से आते हैं मनोज जी। त्यागी जी पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे। हा हा हा। मनोज ने महसूस किया कि त्यागी जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण रहता है। दुख और तनाव तो जैसे त्यागी जी के सामने ठहर ही नहीं पाते, केवल हंसी ठहाकों का माहौल रहता है। नौकरी क्या है? साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है। दौलतगंज में है। सुबह शाम 2-2 घंटे, 300 रुपये मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में रह भी सकते हैं, त्यागी जी ने कहा। मनोज को त्यागी जी का प्रस्ताव सुनकर लगा कि उसकी उम्मीदों में फिर से जान आ गई है। यद्यपि वह 300 रुपये में पीली कोठी में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने पैर ग्वालियर में जमाने का मौका मिल गया। लाइब्रेरी में रहने और नौकरी करने से उसे पीएससी की पढ़ाई छोड़कर गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? त्यागी जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसे त्यागी जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए त्यागी जी से कहा, अच्छा रहा सर, 62% आए हैं। वह भूल गया कि उसने पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने सुना तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी, जहां तक मुझे याद है आपने मुझे 55% बताए थे, क्या मैं सही हूं? मनोज ने तो त्यागी जी को प्रभावित करने के लिए सेकेंड डिवीजन को फर्स्ट डिवीजन में बदला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को त्यागी जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे को क्या जवाब दे, लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदला। स्वामी विवेकानंद पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को त्यागी जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था। उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ ही लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए कि बीए में आपके कितने परसेंट थे। मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नजरों में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज उसका दांव उल्टा पड़ गया। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण वह अपनी नजरें चुरा रहा था। इस उलझ चुके धागे का सिरा त्यागी जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज ने उनकी नजर में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोला है। त्यागी जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इसे गांव के कमजोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरी तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीजन थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं भी नहीं कहता कि 3rd डिवीजन पास हूं। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पीएचडी मानकर डॉक्टर डॉक्टर कहते रहते हैं। मैंने पीएचडी तो क्या, एमफिल तक नहीं की, पर लोग मानते हैं तो मानते रहें। मैं भी मना नहीं करता। हा हा हा। मनोज का तनाव त्यागी जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। दोनों अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह बहुत जरूरी था। जीवन में अब कभी भी तुम्हारे परसेंट से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा। इसीलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक तांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थीं और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से अपना सामान लिए वह सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच, मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थीं। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थीं। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसने अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नार्गे जैसे कई जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ डाली। अब्राहम लिंकन के गरीबी के दिनों के संघर्ष ने उसे बहुत प्रभावित किया। यहाँ तक कि उसने लिंकन को अपना हीरो मानते हुए उन जैसा दिखने के उद्देश्य से अपनी पतली दाढ़ी ना कटवाने का फैसला ले लिया। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक साहित्यिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती कि वह भी मंच से भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अकेले अभ्यास करता। अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाए थे। खाली हॉल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं।
इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? तेल नहीं है, मनोज ने संकोच से कहा। कवि निराश हुए पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूंगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है। पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदलकर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम, चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूं एक बार। शीशा भी नहीं है, मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज के उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ। तेल कंघे की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज में झलक आया था। अपनी बात पूरी करके उसने कवि का थैला उठा लिया और उन्हें टेम्पो में बिठाने जाने लगा। कवि ने टेम्पो में बैठते हुए मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। वापस जाते कवि की आंखें गीली थीं। उसमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है। उसे अकेले ही रहना है। यह बिल्डिंग उसे भूतहा अकेलेपन का एहसास कराती। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह पावेल की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही हैं। हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत देती हैं। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता उससे मिलने लाइब्रेरी में आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे हॉल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए पिता को विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन से बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? मुक्तिबोध, मनोज ने उत्तर दिया। मतलब? पिता ने पूछा। पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्तिबोध है, कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोय तो वो मुंशी ठीक लागतो, मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसे रह रहो है, कैसो कमजोर हो गए हो, अब तो नौकरी ठीक ते कर लो, कर्जा सिर पे चढ़ो है। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु ना जानती, अनपढ़, जे देख कितनी किताबें रखी हैं, पढ़वे की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोए हाईकोर्ट ते ही उम्मीद है, मेरी बहाली हाईकोर्ट ही करेगो। मैंने फैसला ले लियो है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करेंगो। पिता ने शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा,
अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी ही बहाल कर देगा। और मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा देंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तनकर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की फिक्र किसी को ना है। मनोज पिता की बात सुनकर कुछ कहता उसके पहले ही माँ बोल पड़ी, शर्म ना आवते तुम्हें, फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार ना सकत, देश की चिंता कर रहे हो। मोड़ा ने 3-4 साल से नई बुस्कट ना खरीदी, खाबे पीबे को कछु ठिकानो ना है। अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होवे में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीभ ना चलावे, नए कपड़ा से कछु ना होवत। ईमानदार आदमी पुराने कपड़ा पहन के भी अलग से चमक तो है, और खा पी तो जानवर भी रहे हैं। आदमी तो वो है जो भले ही भूखो रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझानो तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोए ना पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन बात रह गई है। पिता ने पूछा, मोए का ना पतो, मोए तो सब पतो है। यही कि तुम पागल है गए हो, माँ ने पिता से कहा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल, नहीं तो बस निकल जावेगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा को कछु पैसा दे दो कि तुम्हारे भाषण से पेट भर लेगो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुंह पे ना धरे पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपए दिए और कहा, बेटा ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं, क्या माँ सही कहती हैं। पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबों की बातें करते रहते हैं, घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घर बार की फिक्र ना करके देश की फिक्र करते हैं वह पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरा पिता पागल है। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखने लगा। माँ के जाने के बाद उसे अपना गांव याद आने लगा। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ साल से वह अपने भीतर के मस्त मौला और गांव के रंग में रंगे अल्हड़ मनोज से मिला ही नहीं। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज सोचने लगा कि निराशा का कोई कारण ही नहीं है। चारों तरफ आनंद के क्षण बिखरे पड़े हैं, बस हमें उन्हें समेट लेना है। हालात तो परेशान करने के लिए ही होते हैं, पर मुझे उल्लास और आनंद की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए।
ऐसा सोचकर उसने लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया और राम जी गाना चल रहा था, पर शायद बूढ़ों को लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए वह बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी थी। उसने बारात के बीच पहुंचकर बैंड वाले को आदेश सा दिया, ये काली काली आंखें। बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज का आदेश पाकर वह तुरंत बाजीगर फिल्म का ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। असहाय बूढ़े मिसमिसाकर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर डांस कर रहा था। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। किसी बाराती को पता नहीं चला कि यह जोशीला डांसर बिन बुलाए मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया। बारात आगे बढ़ गई। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हॉल की पुताई करानी है, इसीलिए पुरानी रद्दी निकालकर कबाड़ी वाले को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपए में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। हुकुमचंद जी ने उसे भेदती हुई नजर से देखा और कहा, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस साल केवल 5,000 की ही कैसे बिकी? हुकुमचंद इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नजर में 300 रुपए कमाने वाले के लिए 2,000 रुपए की हेराफेरी करना बहुत लाभ का सौदा है। मनोज ने कहा, सर, इतने की ही रद्दी निकली थी। मैंने 7 कबाड़ियों से संपर्क किया था। जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए उसी को बेचा। लेकिन हुकुमचंद का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने अब अपने अविश्वास को स्पष्ट प्रकट कर मनोज पर सबसे गहरी चोट की। उन्होंने कहा, मनोज, तुम तो युवक हो, त्यागी जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया। यह निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे, पर वह कुछ नहीं कह सका। वह बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया। मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है, वहां वह काम नहीं करेगा। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि वह जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके मन में यही ऊहापोह बनी रही। शाम को वह लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने इतिहास की आधुनिक भारत किताब खुली हुई रखी हुई थी, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर उसे नीचे सड़क से आवाजें सुनाई दी, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्रा कर थम गईं। मनोज भागकर नीचे चला गया। मार्केट के कई दुकानदार भी घबराकर सड़क पर आ गए थे। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे, पर दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन किसी ने आशंका प्रकट कर दी कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज को बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वह शाम से रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। फिर वह सड़क के किनारे बनी हुई एक फर्नीचर की दुकान के बाहर बैठा बैठा सोचने लगा, आज यह बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता। इस शहर में कौन मुझे ढूंढता? कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या मैं बेईमानी का आरोप लिए हुए ही मर जाता? किस पीएससी के पीछे मैं पड़ा हूं, जिसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। डरा उदास हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराशा, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता,
आभाओं का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे। वह गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफी देर तक भगवान राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह भगवान राम से पूछने आया था कि बताओ, अब मुझे क्या करना है? कोई तो दिशा दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। आश्वस्त कर रही थी मनोज को उनकी मुस्कुराहट। लगभग आधा घंटा वह सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति की ओर देखता रहा। खोया रहा वह उन आंखों में। अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की तरह ही एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूं, जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे सहने ही होंगे। प्रतिभाएं अकारण आगे नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। पता नहीं कौन सी शक्ति उसने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर बोलने लगा, मैं किसी भी झूठे आरोप को नहीं सहूंगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखी लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज तेज थी, उसमें घरघराहट और कंपन था। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए हैं। निराशा और अंधकार है सब तरफ, पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराश और पराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू किया। एक मशाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है। इसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। मैं जरूर जीतूंगा। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचकर मनोज की निराशा भरपूर उत्साह में तब्दील हो गई। वह देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा। उसने माइक बंद किया, अपनी टेबल पर पहुंचकर टेबल लैंप जलाया, बी.एल. ग्रोवर की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक पलासी, बक्सर और आंग्ल मराठा संबंध पढ़ता रहा। रात में कोई भूकंप नहीं आया। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने त्यागी जी के घर चला गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए सीधे अपनी बात कही, मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता। जहां मेरी ईमानदारी की कद्र ना हो, वहां मैं काम नहीं करूंगा। त्यागी जी ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, चाय तो तुम पीते नहीं हो, लो गजक खाओ। इतना कहकर उन्होंने टेबल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी। त्यागी जी ने मनोज से आगे कहा, हुकुमचंद जी व्यवसायी आदमी है मनोज। जीवन भर उन्होंने 100-100 रुपए की साड़ियां बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्हें साड़ियों की परख तो है, पर आदमी की परख नहीं है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। निश्चिंत होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। त्यागी जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। अपने इस बढ़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, हुकुम चंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा। मैं अब लाइब्रेरी में तो काम नहीं ही कर पाऊंगा। इतने में पांडे और त्यागी जी के स्कूल की पूर्व छात्रा अंशु गुर्जर आ गई। अंशु पीएससी की गंभीर स्टूडेंट थी और इस साल वह मुख्य परीक्षा दे रही थी। त्यागी जी ने मनोज की पूरी कहानी दोनों को कह सुनाई। पांडे कुछ बोलता उसके पहले अंशु ने कहा, मनोज, तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं? मनोज ने एकदम से कहा, मैं पीएससी में सिलेक्ट होना चाहता हूं। मैं महत्वाकांक्षी हूं। अंशु ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी, फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए। अभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें कहीं दूसरी जगह रहने की इजाजत नहीं दे रही है। मनोज अंशु की बात सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दीदी, मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां मेरी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा है। फिर क्या करोगे? बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे? कुछ दिनों के बाद ही
एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। पांडे ने गजक खाते हुए मनोज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा। पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूंगा, पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दिया। उसकी इस जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर वहां बैठे सभी लोगों को उसकी बात एक नवयुवक का जोश और आदर्शवाद ही अधिक लग रही थी। पांडे को मनोज का यह संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था। उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की और त्यागी जी को देखते हुए बोला, मनोज जी अपने पिता से प्रभावित हैं। इनके पिता भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। समझौता न करना इनकी पारिवारिक विशेषता है। मनोज को उम्मीद थी कि ईमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर शहर का यह बुद्धिजीवी समूह उससे प्रभावित होगा, पर पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वह निराश हो गया। त्यागी जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, अच्छा बताओ मनोज, तुम्हें भगत सिंह के इस चित्र में क्या विशेषता नजर आ रही है? मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा, पर कुछ बोल नहीं पाया। मनोज, मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी सी नजर आती है। उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है। त्यागी जी ने मनोज से कहा। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है। मनोज उनकी बात सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तुलना भगत सिंह से की जाएगी। अंशु ने मनोज की तारीफ करते हुए कहा, मनोज का व्यक्तित्व मुझे भी विलक्षण लग रहा है। कोई नवयुवक अपने सिद्धांतों के लिए इतना संकल्पवान हो सकता है। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। मनोज की तारीफ सुनकर पांडे ने अंशु से कहा, दीदी, कल त्यागी जी के स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था। बेहद घटिया कविता थी। फिर पांडे ने त्यागी जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कविता थी, आपको तो याद होगी। हमसे तो बेहतर है वो घास चरने वाले, हमसे तो बेहतर है वो बोझा ढोने वाले। वहां उपस्थित सभी लोगों को पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ नहीं आई। अंशु ने पांडे से पूछ ही लिया, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। कल त्यागी जी को इस महान काव्य के रचयिता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे। मैं मनु से यह कहना चाह रहा हूं कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना त्यागी जी की हॉबी है। इसे गंभीरता से ना लें और जीवन में व्यवहारिकता को अपनाएं। पांडे ने त्यागी जी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया। उसकी बात सुनकर त्यागी जी ठहाका मारकर हंस पड़े। मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे नहीं समझ सकता। मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया। 1 महीने बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा। मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो 1 महीने पहले लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया है। 1 साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी थी। कहाँ गया? पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है। हुकुमचंद से और पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी, जिस पर मनोज का नया पता लिखा था। घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुरा। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर आया। उसने अपनी साइकिल घोसीपुरा की ओर मोड़ दी। घोसीपुरा ग्वालियर की एक पिछड़ी और घनी बस्ती है, जहां जौरा सबलगढ़ जाने वाली नैरोगेज ट्रेन का स्टेशन भी है। ढूंढने पर पांडे को आसानी से गणेश मंदिर मिल गया। मंदिर के पास जगह जगह घूरे और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। पास ही गंदे पानी की नाली बह रही थी। पांडे ने वहां खड़े एक लड़के से घनश्याम आटा चक्की का पता पूछा और अगली गली में आटा चक्की के पास पहुंच गया। वह समझ गया था कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहाँ कमरा किराए से ले लिया है। आटा चक्की पर एक लड़का सफेद बनियान और लाल रंग का पैंट पहने गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफेदी में लगभग नहा गया था।
पांडे ने लड़के के नजदीक जाकर मनोज का पता पूछना चाहा। नजदीक जाकर पांडे ने देखा तो एकदम चौंक गया। आटा चक्की में काम करने वाला लड़का मनोज ही था। मनोज ने जब पांडे को दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने पांडे से कहा, थोड़ी देर में मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर कमरे पर चलेंगे। पांडे चक्की के भीतर खड़ा होकर मनोज को काम करते देखता रहा। आधा घंटा काम करने के बाद मनोज ने अपने शरीर और बालों से आटा साफ किया। पास ही खूंटी पर टंगी शर्ट पहनी। दुकान के बाहर आकर दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और पांडे के साथ चल पड़ा। पांडे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी साइकिल हाथ में पकड़े चल रहा था। तंग गलियों से गुजरकर थोड़ी देर में मनोज एक मकान के सामने पहुंच गया। पांडे ने मकान की दीवार से अपनी साइकिल टिकाई। मकान की गैलरी और छोटे से आंगन से होकर मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचकर मनोज ने एक कमरे का दरवाजा खोला। दिन के उजाले में भी कमरे में अंधेरा था। मनोज ने लाइट जलाई। पीले रंग का धुंधला प्रकाश कमरे में फैल गया। जमीन पर गद्दा बिछा था। आले में किताबें रखी थीं। कोने में एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। एक लकड़ी का स्टूल भी पास में रखा था, जिस पर पांडे बैठ गया। 200 रुपये किराया है कमरे का। वैसे तो 300 है, पर एक साहित्यकार हैं घनश्याम जी, उनका मकान है। लाइब्रेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सस्ते में यह कमरा दे दिया। बहुत भले व्यक्ति हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी आटा चक्की की जिम्मेदारी ही मुझे सौंप दी। दिन में 4-5 घंटे गेहूं पिसने का काम है। 400 रुपये महीने मिलेंगे। बाकी पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। आदमी यदि टाइम का सही मैनेजमेंट कर ले तो समय की कमी नहीं रहती। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। मनोज ने अपनी आंखें पांडे के चेहरे से दूर रखकर अपनी बात पूरी की। पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करने का ख्वाब देखने वाला मनोज अब अपने नए काम और कमरे की तारीफ कर रहा था। पांडे ने मनोज की बात ध्यान से सुनी, पर वह बोला कुछ नहीं। पीले रंग का बल्ब अचानक बंद हो गया। शायद लाइट चली गई थी। कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिसे खोलकर मनोज प्रकाश की व्यवस्था कर सके। दरवाजा पहले से खुला था। मकान के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। मनोज ने पास रखी मोमबत्ती जला दी। मनोज अपनी बात पांडे से कह चुका था। अब वह पांडे से कुछ सुनने की उम्मीद में बैठा था। तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी छोड़ ही दी। कुछ देर पहले छाई चुप्पी को तोड़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, मुझे संतुष्टि है कि मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ईमानदारी की रक्षा अभाव सहकर भी होनी चाहिए। पांडे ने मनोज की आवाज में भारीपन महसूस किया। उसने देखा कि मनोज एकटक जलती हुई मोमबत्ती को देख रहा है। पर अब तुम इस अंधेरे में पीएससी की तैयारी कैसे करोगे? पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा। बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे। समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौतों के अंधकार में डूब जाता है। मनोज जैसे किसी गहरे तल से बोल रहा था। बाहर गुजरने वाली नैरोगेज ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा था। पांडे को प्यास लगाई थी। उसने पास रखे मटके में से एक गिलास पानी भरकर पिया और वापस आकर स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर स्टूल पर बैठे बैठे जब पांडे को बात करने के लिए कोई विषय नहीं सूझा तो उसने मनोज से कहा, मनोज, मैं अब चलता हूँ। दोनों बाहर आ गए। पांडे ने मकान की दीवार से टिकी अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पर बैठने से पहले कुछ देर रुककर मनोज को देखता रहा। मनोज ने अपने पिचके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका गोरा रंग हल्का पीला हो गया था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थीं। पांडे साइकिल पर ना बैठकर पैदल ही उसके साथ साथ चलने लगा। गली का मोड़ आ गया। मनोज ने कहा, आते रहा करो पांडे, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पांडे को सोचता हुआ अपनी साइकिल पकड़े रहा। 5-6 सेकंड उसी चिंतन की अवस्था में रहने के बाद उसने कहा, मनोज, एक बात कहूं, मानोगे? मनोज समझ गया कि घोसीपुरा और उसके कमरे का माहौल देखकर पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में नौकरी करने के लिए कहेगा। इसलिए उसने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा। पांडे ने उसकी बात को लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। मनोज,
हरिशंकरपुरम के पास एक पीली कोठी है जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए से रहते हैं। मेरा दोस्त गुप्ता भी वहां रहता है। अंशु दीदी भी पीली कोठी के ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा माहौल है वहां पढ़ाई का। मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पीएससी की तैयारी करूँ। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पीएससी की तैयारी करने वालों की दुनिया बहुत छोटी निकली। जिस पीली कोठी में रहकर तैयारी करने के लिए मनोज तरस तरस कर रह गया था, वहीं रहने का प्रस्ताव पांडे ने मनोज को दिया था। मनोज का तो जैसे कोई सपना पूरा हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे इस तरह का कोई प्रस्ताव दे सकता है। इससे अच्छा प्रस्ताव इस समय उसके लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। अचानक मनोज का ध्यान अपने आर्थिक हालात पर गया। उसने पांडे से कहा, पर मेरे पास पीली कोठी में रहने लायक पैसे तो नहीं हैं। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में दो लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना कहकर वह बिना मनोज का जवाब सुने अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। वह झूमता हुआ साइकिल चला रहा था। मनोज तब तक पांडे को देखता रहा जब तक पांडे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। कहानी के चौथे भाग को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के 5वें भाग को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।